लोग कर रहे हैं 6 मार्क्स का क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। उसमें हम लोगों ने 1 से 8 तक किया था। आज हम लोग कर रहे हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल है हमारा क्रिमिनोलॉजी के अंदर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, मतलब बाल अपराधी, ठीक है। हिंदी में इसका बाल अपराधी होता है। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि क्रिमिनोलॉजी के अंदर बाल अपराध भी हैं, ठीक है। तो बाल अपराध गवर्न किससे होता है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से, ठीक है। जेजे एक्ट इसको शॉर्ट में बोलते हैं। जेजे एक्ट के अंदर 2 तरीके के बच्चे के बारे में बताया गया है। पहला बच्चा होता है जुवेनाइल इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। ये एक टाइप का बच्चा होता है। और दूसरा होता है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। तो पहले टाइप का जो बच्चा बताया मैंने जुवेनाइल विद नीड एंड केयर प्रोटेक्शन वाला, वो वैसे बच्चे होते हैं जो सड़क पे पाए जाते हैं, जो ऑर्फन होते हैं, ठीक है, जो अनाथ होते हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं, ठीक है, या अब्यूज्ड चाइल्ड होते हैं, या ऐसे वल्नरेबल चाइल्ड होते हैं जिसको सोसाइटी में कहीं जगह नहीं है रहने का, ठीक है। तो वैसे बच्चों को फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई अपराध कारित किया हुआ होता है, तो उसको हम इस कैटेगरी में डाल के रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी जो है चाइल्ड का नीड एंड केयर वाला, उसको डील करता है आपका चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी, ठीक है। और दूसरा टाइप का जो कैटेगरी है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इसको डील करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। अब हम आते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब बाल अपराधी होता है ऐसा कोई बच्चा जिसने कोई अपराध कारित किया हो। अगर वो बच्चा बड़ा होता, 18 प्लस होता और वो अपराध करता, तो हम उसको सीधा क्रिमिनल बोलते, ठीक है। क्योंकि ये बच्चा जो है 18 से नीचे का है, तो इसीलिए हम उसको क्रिमिनल नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है। तो यही अंतर है क्रिमिनल में और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब है बच्चों के द्वारा किया गया कोई गैर कानूनी या असामाजिक व्यवहार जो अपराध के श्रेणी में आता है, ठीक है। ये जो बच्चे होते हैं वो 18 साल के कम के होते हैं। यही अपराध अगर कोई अडल्ट इंसान करता है तो हम उसको क्रिमिनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अब मैं पढ़ देता हूँ। पहले हर सवाल का मैं थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं पढ़ दूंगा कि क्या इसमें है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। देखिए, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी रेफर्स टू इलीगल और एंटी सोशल बिहेवियर committed by children or adolescents who are below the legally defined age of criminal responsibility। ये वही बात बोल रहा है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब ए जुवेनाइल इज अ पर्सन below 18 years of age, ठीक है। जुवेनाइल का मतलब होता है 18 साल से नीचे का। डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कोई ऐसे कृत्य, ठीक है, जो क्राइम के श्रेणी में आता है। अगर वो अडल्ट करेगा तो वो क्राइम होगा, लेकिन वो बच्चा है इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? डेलिक्वेंसी बोलेंगे। तो डेलिक्वेंसी मीन्स एक्ट दैट वुड बी क्राइम्स इफ कमिटेड बाय अडल्ट सच एज थेफ्ट, वायलेंस, वेंडलिज्म। कोई भी अपराध अगर बच्चा करता है तो वो डेलिक्वेंसी के श्रेणी में आता है। अगर वही अपराध बड़े करे तो वो क्रिमिनल के श्रेणी में आएगा, समझ गए। तो यही है कॉजेस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। क्या कारण है कि बाल अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों बच्चे अपराध करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन ये है, कारण ये है ब्रोकन और डिस्टर्ब्ड फैमिली इन्वायरमेंट। अगर किसी बच्चे का फैमिली जो है टूट चुका है, ठीक है, माँ अलग हो गया, बाप अलग हो गया है, बच्चे का कोई ठिकाना नहीं है, या कोई ऐसे फैमिली जो डिस्टर्ब रहती है हमेशा, जहाँ का इन्वायरमेंट जो है हमेशा तू तू मैं में चलते रहता है, तो वो बच्चा क्या हो जाता है? मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है।
तो वैसे में भी अपराध होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों के 100% श्योर है कि बच्चे तो काम यहाँ पे नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे का क्या लेना देना है भाई, ठीक है। तो हो सकता है उसके घर में ऐसे कोई हो जिसके कारण बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर पड़े, ठीक है, और वो अपराध करे। हाँ, गरीबी हो सकता है, अगर कोई बच्चा गरीब घर में जन्म लिया है, उसको कुछ खाने का मन हो, ठीक है, और उसको कोई लालच दे दे कि तू ऐसा करेगा तो मैं तुमको ये दिला दूंगा, तो वो बच्चा कर सकता है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का कारण हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों के केस में सटीक आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ एजुकेशन एंड सुपरविजन। बच्चों को सही शिक्षा नहीं देने के कारण भी बच्चे अपराध करते हैं। बच्चे के ऊपर अगर आप गाइडेंस ना रखें, सुपरविजन ना करें, ठीक है, उनके अंदर आप सही गलत का भेद न बताएं, उनको अगर आप संस्कार न दें, तो कहीं न कहीं जो है वो बच्चे अपराध के मतलब गिरफ्त में आ जाता है और वो बच्चा अपराध कर देता है। तो लैक ऑफ एजुकेशन एंड सुपरविजन भी चाइल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का एक रीजन है। नेक्स्ट है आपका पीयर प्रेशर एंड बैड कंपनी। अगर आपका बच्चा कहीं गलत संगत में पड़ गया, ठीक है, और ऐसे कोई प्रेशर आए उसके ऊपर, तो वो बच्चा अपराध करने के मतलब रास्ते पे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बैड कंपनी का मतलब ये भी है उसका जो गलत संगत पड़ जाना, ठीक है, गलत संगत में अगर कोई बच्चा आ जाता है तो वो अपराधी, अगर कोई बच्चा सिगरेट पीता है और उसके साथ वाला जो बच्चा है वो नहीं पीता है, अब वो सिगरेट के पीते पीने वाले बच्चे के साथ रह रह के उसका भी आदत हो जाएगा कि ला एक बार मैं भी देखूं पी के, या वही उसको चढ़ा दे कि एक बार मार के देख कैसा लगता है, वो भी मार के देखेगा, फिर उसको भी आदत हो जाएगा। तो गलत एक्ट अगर आप गलत संगत में रहोगे तो हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंस होके करें। नेक्स्ट है आपका मीडिया इन्फ्लुएंस एंड सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है। कभी कई बार मीडिया इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे सोशल मीडिया से है, ठीक है। यहाँ पे कोई मीडिया वाला उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ऐसा मतलब सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके भी लोग अपराध करते हैं, इस तरीके का है यहाँ पे। और नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। इसके कारण भी बच्चे जो हैं अपराध करते हैं। तो यही है कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी से लिया था तो डिफाइन किया है तो अपन पढ़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम में डिफाइन नहीं करना है टाइप्स वगैरह, आपको सिर्फ बताना है मीनिंग कि चाइल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है, फिर आपको समझाना है कि इसके कारण क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपको बताना है कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि ये 6 मार्क्स का है तो आपको डिटेल में बताना है, ठीक है। तो हमने मीनिंग देख लिया, हमने कॉजेस देख लिए, हम इफेक्ट देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके कंट्रोल बताएंगे कि इसको रोका कैसे जा सकता है। मैं ये सिर्फ इसी सवाल के लिए नहीं बता रहा हूँ, आगे कोई भी सवाल हम पढ़ने वाले हैं या कोई भी ऐसा सवाल आएगा जिसमें ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, मतलब कॉजेस हो सकते हैं, उसके इफेक्ट हो सकते हैं, प्रिवेंटिव स्टेप्स हम ले सकते हैं, तो उसमें आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और आपको अच्छा मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे था टाइप्स ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंस, मतलब बाल अपराध कितने टाइप के होते हैं। तो पहली बात, पहला तो इंडिविजुअल डिलिक्वेंसी होता है, मतलब बच्चा अपने लेवल पे अपराध करता है तो इंडिविजुअल डिलिक्वेंसी हो गया। दूसरा है ग्रुप सपोर्टेड डिलिक्वेंट, बच्चा अगर ग्रुप के साथ कोई अपराध करता है तो ग्रुप डिलिक्वेंट हो गया। ऑर्गेनाइज्ड डिलिक्वेंसी का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में एक बच्चा वो किया, दूसरा बच्चा वो किया, तीसरा बच्चा ये करेगा, ऐसा। और चौथा है सिचुएशनल डेलिक्वेंसी, मतलब कोई ऐसा परिस्थिति था जिसमें उस बच्चे ने अपराध किया है, ठीक है। तो इस टाइप में उसको डिवाइड किया गया है, तो इसको बताना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन सोसाइटी। ये जो बच्चे अपराध करते हैं, बाल अपराध, इससे सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला है थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर। ये बच्चा कहीं ना कहीं धीरे धीरे बड़ा होगा, पूरा सोसाइटी उससे ग्रस्त होगा, ठीक है।
उस बच्चे से दूसरा बच्चा सीखेगा, दूसरे बच्चे से तीसरा बच्चा सीखेगा। कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट बन जाएगा। यही इफेक्ट है पहला। दूसरा है फ्यूचर अडल्ट क्रिमिनलिटी। अगर बच्चा वो अपराध करेगा तो क्या पता वो बड़ा होकर वो साधु संत बन जाएगा। जरूरी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही अपराध करते आया है, तो उसको अपराध के दुनिया में ही फ्यूचर अपना दिखेगा कि आज आज गली का गुंडा बना हूँ, कल शहर का बनूंगा, परसों पूरे गैंग का लीडर बनूंगा। तो इस तरीके से जो होता है वो फ्यूचर अडल्ट क्रिमिनलिटी की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पूरा समाज उसको जो है, समाज को जो है झेलना पड़ता है इस चीज के लिए। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, ये जो है कहीं ना कहीं बच्चे जो अपराध करते हैं, इससे सोसाइटी पे सोशल एंड इकोनॉमिक लॉस का भी इफेक्ट होता है। और नेक्स्ट है हार्म टू विक्टिम एंड फैमिली। जिसके साथ वो अपराध करते हैं उनको तो क्षति पहुंचता ही है, उनके परिवार वालों को भी नुकसान होता है। तो यही एक सोसाइटी के ऊपर जो है बच्चे के अपराध से इफेक्ट पड़ता है। अब इसके लिए प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम बाल अपराध को रोक सकते हैं? तो पहला है प्रॉपर फैमिली केयर एंड गाइडेंस। तो सबसे पहले बाल अपराध को रोकने के लिए उसके फैमिली और उसके माँ बाप जिम्मेदार हैं कि उनको सही राह पे ले चले, उनको सही गाइडेंस दे। ठीक है, तो अगर प्रॉपर फैमिली केयर मिलेगा किसी बच्चे को तो वो अपराध नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा है एजुकेशन एंड मोरल ट्रेनिंग। हर बच्चे को एजुकेशन के साथ मोरल ट्रेनिंग भी दिया जाए। क्या सही है क्या गलत है इसमें भेद बताया जाए। ठीक है, क्या फ्यूचर में करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस तरीके से ट्रेनिंग दें तो बाल अपराध को रोका जा सकता है। तीसरा है कम्युनिटी एंड स्कूल प्रोग्राम। बच्चों के लिए कम्युनिटी प्रोग्राम, स्कूल प्रोग्राम के तहत जो है अवेयरनेस दिया जाना चाहिए कि अपराध जो है कहीं से भी सही नहीं है, अपराध करना गलत बात है, ये कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को भी अंधेरे की तरफ लेके जाता है। ऐसे ही काउंसलिंग वगैरह करने चाहिए जिससे अपराध को, बाल अपराध को रोका जा सकता है। और नेक्स्ट है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम फोकस्ड ऑन रिफॉर्मेशन नॉट पनिशमेंट। हम अगर बाल अपराध को रोकना चाहते हैं तो बाल अपराध के लिए पनिशमेंट न देते हुए बच्चों को रिफॉर्म करें। ठीक है, तब कहीं ना कहीं हम बाल अपराध को रोक सकते हैं। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है हमारे भारत में जे एक्ट के तहत गवर्न होता है। इसके अंदर बच्चों को केयर की जरूरत हो तो केयर मिलता है, प्रोटेक्शन करने की जरूरत है तो प्रोटेक्शन किया जाता है और रिहैब किया जाता है। ठीक है, जे एक्ट के तहत। और इस एक्ट का मानना है कि बच्चों को हार्श पनिशमेंट नहीं देना है। तो आपसे कई बार 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि बच्चों को कौन से पनिशमेंट नहीं दिए जा सकते। तो बच्चों को डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, भले वो 17 साल का हो या आप वो मान के चलो कि 18 में कुछ दिन कम रह गया हो, अगर वो 18 से नीचे है तो उसको जीवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी कभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जे एक्ट प्रोहिबिट किया हुआ है उस दोनों अपराध को। ठीक है, तो हम कंक्लूजन में क्या समझ रहे हैं, कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम है दैट रिक्वायर्स अ प्रिवेंटिव रिफॉर्मेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव अप्रोच रेदर देन पनिशमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9वां सवाल। 10वां सवाल है हमारा क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या है? क्लेप्टोमेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसके अंदर लोगों के भीतर जो अगर ये बीमारी जिसको हो जाता है उसको चोरी करने का तलब लग जाता है। ठीक है, जैसे हमें किसी चीज का कुछ खाने का है, ठीक है, तो मुझे आदत है कि मैं वही खाऊंगा। तो ये क्या है? ये आप नहीं भी चाहो ना, आपका पेट भरा भी हो तो आप चाहोगे कि यार एक बाइट तो मिल जाना चाहिए। तो ये क्या है? एक तरीके से तलब होता है। ठीक है, तो जब किसी चीज को चोरी करने का, ठीक है, आपको तलब लगने लगे, आपकी इच्छा नहीं है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका जो मानसिक मतलब स्थिति है वो चोरी करने के मूड में है। तो क्लेप्टोमेनिया वैसे ही एक मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है,
जिसमें लोग स्टीलिंग करते हैं, मतलब चोरी करते हैं। तो क्लेप्टोमेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें ऐसी चीजें चुराने की तलब होती है जिनका पर्सनल यूज या मॉनेटरी बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस चुरा लेना है। और बाद में उसके लिए आपको गिल्टी भी फील होगा कि यार मैंने कैसे चुरा लिया। जैसे किसी सर ने एग्जाम्पल दिया था कि अपन होटल में जाते हैं, कुछ खाए और चम्मच जेब में डाल के ले आए। उस चम्मच से आपका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, चोरी कर लिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कंपल्सिव स्टीलिंग का एक प्रॉब्लम होता है और ये एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो पिछले बार किसी ने पूछा था कि सर इसके लिए भी जेल जाना पड़ता है, तो मैंने आपको एक सेक्शन था आपके बीएनएस के अंदर जिसमें मेंटल डिसऑर्डर के कारण अपराध को अपराध नहीं माना जाता है, वो एक्सेप्शन में है, ठीक है। तो उस वो अगर आप साबित कर दो कि ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर था, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं था चोरी करना, न इसका कोई पर्पज था, ठीक है। तो जब आपका मोटिव ही नहीं है, इंटेंशन ही नहीं है, तो पहली बात तो वो अपराध भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा मेन एसेंशियल है कि आपका मेंटल डिसऑर्डर का इश्यू है, ठीक है, आप मानसिक तौर पे बीमार हो। तो आप वैसे भी एक्सेप्शन में आ गए बीएनएस के, तो आपको वैसे भी पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे पढ़ देता हूँ। क्लेप्टोमेनिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर characterized by an irresistible urge to steal things that are not needed for personal use और monetary gain। यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। इसका की फीचर क्या है, कंपल्सिव स्टीलिंग विदाउट नीड और प्रॉफिट, ठीक है। आपको चोरी करने का तलब है, भले आपको उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, और ना ही वो चीज आपके जरूरत की है, फिर भी आप चोरी कर रहे हो, ठीक है। एक्ट आर इम्पल्सिव रिपीटेड और अनकंट्रोलेबल, ठीक है, मतलब आप उस समय पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो खुद को और वो अपराध आपसे हो जाता है। ऑफ्टन अकम्पनीड बाय टेंशन बिफोर स्टीलिंग एंड रिलीफ और प्लेजर आफ्टर स्टीलिंग, ठीक है। मतलब आप जब तक चोरी नहीं करो ना तब तक आपका मन जो है बेचैन रहता है, ठीक है, ऐसी बीमारी है। और जैसे ही आपने कोई चोरी कर लिया कुछ भी, उसके बाद आप अपने आप को शांत फील करते हो। तो एक तरीके से ये बहुत भारी मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, नॉट मोटिवेटेड बाय एंगर और रिवेंज। इसमें कोई आपका मोटिवेशन नहीं रहता है कि मुझे चोरी करना है, फायदा लेना है, ऐसा कुछ भी आपका नहीं रहता। और ना ही आप किसी बदले की भावना में चोरी करते हो, ठीक है। बस ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, आपको ये याद रखना। क्यों होता है ये बीमारी, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, डिप्रेशन में लोग ऐसा कर जाते हैं, एंजाइटी के कारण भी हो सकता है। दूसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर, ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस, ठीक है। अगर आप जन्म से ही आपके ब्रेन में कोई केमिकल इम्बैलेंसेस हैं तो उसके कारण भी आपको ये बीमारी हो सकता है। तीसरा है पर्सनालिटी ट्रेट, इम्पल्सिवनेस और लो सेल्फ कंट्रोल। अगर आप खुद आपका खुद के ऊपर बहुत कम जो है कंट्रोल है या इम्पल्सिवनेस है तो भी आपको ये बीमारी हो सकता है। और नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर, अपब्रिंगिंग और एक्सपोजर टू स्टीलिंग बिहेवियर, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया था कि जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले आप उसको डिफाइन करो, उसके बाद की फीचर उसके बारे में बताओ, ठीक है, कि आपने जो ऊपर डिफाइन किया है उसके कुछ की फीचर्स हैं क्या। उसके बाद आप उसके कॉजेस बताओ क्यों होता है, फिर उसके इफेक्ट बताओ, फिर उसका प्रिवेंशन बताओ। यहाँ पे भी मैंने कॉजेस बताया कि क्यों होता है, अब हम इफेक्ट देखेंगे कि इसका क्या होता है। तो लीगल प्रॉब्लम्स इफ कॉट, अगर आपको किसी ने देख लिया चोरी करते तो फिर आप लीगल ट्रबल में आ सकते हो, इसका पहला इफेक्ट ये है। दूसरा है सोशल एम्बेरसमेंट एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन, अगर आप धरे जाते हो तो आपका समाज में इज्जत कम हो जाता है, ठीक है। सोशल एम्बेरसमेंट होते हैं, मेंटल स्ट्रेस होता है, गिल्टी फील होता है आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये कैन एक्सलेट टू हैबिचुअल स्टीलिंग इफ अनट्रीटेड, अगर आपने इस बीमारी का इलाज नहीं किया तो आप हैबिचुअली स्टीलर हो जाओगे, मतलब हैबिचुअल थेफ्टर हो जाओगे। मतलब आपको चोरी करने के लिए ना आदतन अपराधी घोषित कर दिया जाएगा,
ऐसा हो जाएगा अगर आपने समय रहते इसका इलाज नहीं कराया तो। ठीक है, ये हो गया इसका इफेक्ट। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? तो आप साइकोथेरेपी लीजिए, ठीक है, या मेडिकेशन कीजिए आप, और काउंसलिंग कराइए। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आप कराते हैं तो आप क्लेप्टोमेनिया से बच सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखना है? तो कंक्लूजन में लिखना है, क्लेप्टोमेनिया इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नॉट ऑर्डिनरी थेफ्ट, एंड रिक्वायर्स मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट रेदर देन प्योरली लीगल पनिशमेंट। इसमें आपको प्योरली लीगल पनिशमेंट देने के बजाय आपका मेडिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो तो आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है। ये हो गया 10वां सवाल। 11वां सवाल है प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। हमने थ्योरी के बारे में पहले भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में। मैं आज भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। हमारे क्रिमिनोलॉजी के अंदर 5-6 थ्योरी है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, 5-6 थ्योरी में सबसे पहला थ्योरी होता है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, जिसका मानना है एन आई फॉर एन आई, मतलब आपने किसी का आंख फोड़ा तो आपका भी वो आंख फोड़ देगा, क्लियर कट। ठीक है, किसी ने आपको गाली दी, आप भी उसको गाली दे दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। इसका मानना है कि भाई तुम्हारा किसी ने कुछ अपराध किया तुम्हारे साथ, तुम भी उसके साथ वही काम करो। ठीक है, तो ये हालांकि ये थ्योरी आज के जमाने में फिट नहीं बैठता है, ये पहले के जमाने में चलता था। ठीक है, दूसरा थ्योरी आया इसके बाद डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट थ्योरी का मानना है सीवियर पनिशमेंट दो। ठीक है, चोरी किया है 20 साल के लिए जेल भेज दो। अगर आप सीवियर पनिशमेंट दोगे तो सोसाइटी उससे डरेगा। ठीक है, फिर जो वो अब कोई अब चोरी करने से भी डरेगा कि यार उसको उसने सिर्फ चोरी किया था, उसको 20 साल का जेल हुआ, मैं नहीं करूंगा, लोग डरेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, डीटर कर रहे हो किसको, पब्लिक को, कि भाई आप सीखो उससे कि उसने अपराध किया तो देखो कहाँ 10 साल 20 साल के लिए गया, तुम मत अपराध करना। ठीक है, तो ये है आपका डिटरेंट थ्योरी। तीसरा है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी बोलता है कि अगर आपको अपराध को रोकना है तो उस अपराधी को रोको। ठीक है, तो उस अपराधी को कैसे रोकोगे, तो आप डिटेन करके रखो, जेल में रख दो। बहुत बड़ा अपराध किया है तो फांसी पे लटका दो, लेकिन उसको बाहर मत रखो। अगर आप उसको बाहर में रखोगे तो फिर आप अपराध को रोक नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बाहर आएगा तो फिर से अपराध करेगा। ठीक है, तो आपको सोसाइटी को भी एक संदेश देना है। ठीक है, और उस ऑफेंडर को भी प्रिवेंट करके रखना है। तो आपको जो है उसको या तो जेल में रखो या तो उसको फांसी पे लटका दो, उसको बाहर मत छोड़ो। ठीक है, तो ये है प्रिवेंटिव थ्योरी का मानना। फोर्थ है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मानना है कि आप किसी भी अक्यूज्ड को जेल में रखने के बजाय अगर उसमें संभावना है कि वो रिफॉर्म हो सकता है, सोसाइटी में वापस से रिहैब होकर घुल मिल सकता है, तो उसको आप सोसाइटी में वापस से आने के लिए ट्रेनिंग दो, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दो, या जो भी आपको कंप्यूटर वगैरह सिखाना है सिखाओ। ठीक है, जेल में रखो, सिखाओ, सब कुछ करके उसको बाहर छोड़ दो ताकि वो सोसाइटी में फिर से घुल मिल जाए। ठीक है, तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मानना है कि रिहैब करना है, अपने को पनिशमेंट नहीं देना है। पांचवा है कंपनसेटरी थ्योरी। कंपनसेटरी थ्योरी का मानना है कि अगर आपने अक्यूज्ड को सजा दे दिया, ठीक है, तो विक्टिम को क्या मिला, विक्टिम के साथ तो अपराध हो गया, तो विक्टिम को कॉम्पनसेशन दो ताकि वो अपराध के होने से पहले जिस स्थिति में वो जी रही थी उसी स्थिति में वापस से वो जीने लगे। ठीक है, अगर आपने उसको कुछ दिया ही नहीं, अपराधी को जेल भेज दिया, तो उसको मिला क्या, उसके साथ तो अपराध हो गया। ठीक है, तो अपन कहीं ना कहीं उनको कॉम्पनसेशन देंगे तो वो हो सकता है कि अपराध से पहले जिस सिचुएशन में वो थी उस मेंटल स्टेबिलिटी में वो आ जाए। ठीक है, तो हम कंपनसेशन देंगे, तो ये कंपनसेटरी थ्योरी है। नेक्स्ट है आपका छठा रिस्टोरेटिव थ्योरी। हालांकि रिस्टोरेटिव थ्योरी को इतना लोग वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन एक थ्योरी ये भी है जो पूछा जाता है।
तो रिस्टोरेटिव थ्योरी का मानना है रिस्टोर करो, अक्यूज्ड और विक्टिम के साथ अपराध हुआ, ठीक है, अक्यूज ने किया, विक्टिम के साथ अपराध हुआ, अगर दोनों म्यूचुअल डायलॉग से उस मामले को सेटल करना चाहते हैं, ठीक है, और खुद को रिस्टोर करके सोसाइटी में वापस से जीना चाहते हैं, करो, म्यूचुअली डायलॉग करके खत्म करो। तो आपने सुना होगा जब अपराध का वर्गीकरण हम लोगों ने किया था एक बारी क्रिमिनल ट्रायल के केसेस में, ठीक है, तो मैंने बताया था अपराध 6 टाइप के होते हैं, ठीक है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। तो कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा अपराध जिसमें पार्टी समझौता करके मामले को खत्म कर सके, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल। तो ऐसे कोई अपराध जो कंपाउंडेबल नेचर में हो, उसमें रिस्टोरेटिव थ्योरी बोलता है कि भाई दोनों पार्टी मिलो, बैठो, अगर मामला सेटल हो सकता है तो करो, खत्म करो भाई, ठीक है, आप भी अपने घर जैसे मर्जी रह रहे थे रहो, इसको भी जैसे रहना था वो रहेगा, ठीक है। तो रिस्टोरेटिव थ्योरी का मानना है कि भाई दोनों म्यूचुअली अक्यूज्ड और विक्टिम म्यूचुअली डायलॉग करके सेटल कर ले, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे थे मेन हमारा था प्रिवेंटिव थ्योरी, हमने आपको पीछे लेके गया ताकि आप पूरा डिटेल में समझ पाओ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 11वां सवाल था द प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो प्रिवेंटिव थ्योरी क्या बोल रहा है? प्रिवेंटिव थ्योरी बोल रहा है कि आप उसको प्रिवेंट करो कि नेक्स्ट क्राइम ना करे, ठीक है। तो प्रिवेंट कैसे करोगे? उसको डिटर करके रख लो, उसको डिटेन करके रख लो, उसको जेल में बंद कर दो, उसको फांसी दे दो, अगर हीनियस अपराध किया है तब तो फांसी दे दो, अगर आपको लगता है कि नहीं अपराध फांसी के लायक नहीं है तो उसको जेल में बंद रखो, ठीक है, लेकिन उसको नेक्स्ट क्राइम मत करने दो ताकि सोसाइटी भी उससे सेफ रहे और वो भी दूसरा अपराध कारित न कर पाए, ठीक है। तो द प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एम्फसाइजेस प्रिवेंटिव फ्यूचर क्राइम्स, ठीक है, rather than punishing for revenge or retribution. The preventive theory of punishment is mainly associated with Jeremy Bentham, who is the founder of utilitarianism, ठीक है। ये बोल रहा है आपका कि हाँ, ये बोल रहा है कि किसी भी जुर्म के बदले आपको सजा देने से बेहतर है कि आप अपराधी को जो है जेल में बंद करके रखो ताकि वो दूसरा ही अपराध ना कर पाए, ठीक है। और इसका जो फाउंडर है जिन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था उसका नाम है जेरेमी बेंथम। ये इस थ्योरी का मेन प्रिंसिपल क्या है? प्रिवेंट टू नॉट कमिट क्राइम फर्दर, ठीक है। आप उस अक्यूज्ड को डिटर करके रख लो, डिटेन करके रख लो ताकि वो आगे फिर से क्राइम ना कर पाए, ठीक है। तो मेन सिद्धांत इसका ये है। इसके अंदर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या मेन आइडिया अगर हम बात करें तो मेन आइडिया क्या है? पनिशमेंट शुड एम एट प्रिवेंटिव क्राइम, ठीक है, मैंने पहले ही बताया। फोकसेस ऑन डिटरेंस, रिफॉर्म एंड सोशल प्रोटेक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो डिटरेंस था, डिस्करेज द ऑफेंडर एंड अदर फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। अगर हम किसी को डिटेन करके रख ले, जेल में बंद करके रख दें, ठीक है, तो सोसाइटी में जो लोग हैं वो भी डरेंगे कि भाई ये तो आज एक अपराध किया था वो कभी बाहर ही नहीं आ पाया, तो दूसरे ऑफेंडर भी डिस्करेज होंगे और वो तो दूसरा अपराध कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो जेल में है, ठीक है। ये रिफॉर्मेशन भी होता है इसमें, रिहैबिलिटेट द ऑफेंडर टू बिकम लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अगर आपने जेल में रखा, रिहैब हो गया, वो खुद में वो सुधार लेके आ गया, ठीक है, और आपको लगता है कि ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन सकता है तो आप उसको बाद में छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है कि आप उसको जेल में ही रखो। अगर सुधार हो गया पूरी तरीके से तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी बोलता है कि उसको आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पे समाज में घुल मिल जाने के लिए छोड़ सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसका मेन पर्पज यही है कि भाई वो फर्दर अपराध न करे, इसीलिए हम इसको डिटेन करके रख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी प्रिवेंशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है प्रिवेंटिव फॉर ऑफेंडर
मतलब आप ऑफेंडर को जो है जेल में डाल रहे हो, तो वो दूसरा अपराध नहीं करेगा, ठीक है। और प्रिवेंटिव फॉर सोसाइटी, आप एक तरीके से सोसाइटी को भी तो वार्न कर रहे हो ना कि भाई आप अपराध मत करना, नहीं तो देख रहे हो वो जेल गया, वो बाहर ही नहीं आ पाया, तो तुम भी वापस नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो हम एक तरीके से सोसाइटी को भी प्रिवेंट कर रहे हैं और हम उस इंडिविजुअल ऑफेंडर को भी प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि वो दूसरा अपराध न कर पाए, ठीक है। फीचर क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग रेदर देन रिटेलिटरी, encourages rehabilitation and correction, aims at reducing crime rate, emphasizing reformation over vengeance, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस थ्योरी का? तो पहला है makes the criminal justice system more human, दूसरा है हेल्प्स इन रेड्यूसिंग रेसिडिविज्म, ठीक है। रेसिडिविज्म का मतलब क्या होगा यहाँ पे? मतलब दोबारा अपराध, वो जो व्यक्ति है वो दोबारा अपराध न करे, ठीक है। क्योंकि वो अपराधी जेल में रहेगा तो अपराध नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऐसा। तीसरा है इंश्योर पब्लिक सेफ्टी, अगर आप अपराधी को जेल में रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं पब्लिक को भी सेफ रख रहे हैं। इसका कंक्लूजन क्या होगा? द प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज मॉडर्न एंड रिफॉर्मेटिव, फोकसिंग ऑन डिटेरेंस, ठीक है। डिटर करना का मतलब उसको डिटेन करके रखना, रिहैब करना, एंड प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर आप किसी अपराधी को डिटेन करके रख रहे हो तो इनडायरेक्टली आप सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो उस अपराधी से जो अपराध करके जेल में बैठा है, ठीक है। तो ये है, तो ये इसका हो गया कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, कंपनसेशन टू विक्टिम। कंपनसेशन टू विक्टिम का मतलब क्या है? पीड़िता को मुआवजा देना, जो अपराध से ग्रसित है, जिसके साथ अपराध हुआ है उसको मुआवजा देना। अब मैंने पहले ही कहा था कि अक्यूज्ड को सजा दे देना विक्टिम को न्याय देना नहीं है, ठीक है। विक्टिम को असल में न्याय तब मिलेगा जब उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कंपनसेशन का जो सिस्टम है वो लाया गया था। तो कंपनसेशन टू विक्टिम का मतलब पीड़िता को मुआवजा देने का प्रावधान, मतलब उन लोगों को पैसा या सामान के रूप में मदद देना जो किसी अपराध के वजह से परेशान है, ठीक है, ताकि जितना हो सके वो अपराध से पहले के स्थिति में आ सके, ठीक है। अपराध होने के बाद वो महिला उस परिस्थिति में नहीं होती है जो पहले थी, ठीक है। तो हमें उस पहले वाली स्थिति में लाने के लिए उनको मटेरियल फॉर्म में या आपका मॉनेटरी फॉर्म में अगर कुछ रिलीफ दे पाए तो हमें देना चाहिए, ठीक है। यही है कंपनसेशन टू विक्टिम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ विक्टिम ओरिएंटेड जस्टिस, रिकॉग्नाइज द राइट एंड सफरिंग ऑफ विक्टिम, ठीक है। ये जो कंपनसेशन टू विक्टिम का जो सिस्टम है, इन्होंने विक्टिम कितना सफर किया है उसको रिकॉग्नाइज किया है और उसके राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम विक्टिम को फिजिकल तौर पे, इमोशनल तौर पे और फाइनेंशियल तौर पे, ठीक है, रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। दूसरा है रिड्यूस एंड इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन विक्टिम एंड फैमिली, अगर किसी विक्टिम के ऊपर अपराध हुए हैं और उससे उस अपराध से वो विक्टिम भी परेशान है, विक्टिम भी परेशान है और फैमिली वाले भी परेशान है, ठीक है। तो उनके परेशानी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, ये कॉम्पनसेशन का स्कीम लाया गया। कितने प्रोमोट जस्टिस एंड सोशल इक्विटी, अगर आप अक्यूज्ड को जेल भेज रहे हैं तो आप एक तरफा न्याय दे रहे हैं। अगर आप विक्टिम को कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं तो आप अक्यूज्ड को जेल भेजें, विक्टिम को कंपनसेशन दें, तभी ये माना जाएगा कि आप जस्टिस को प्रमोट किए हैं और सोशल इक्विटी को मेंटेन किए हैं। फोर्थ है इनकरेजेस कोऑपरेशन विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये कंपनसेशन टू विक्टिम का जो प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन को भी इनकरेज करता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ। कंपनसेशन कितने टाइप से दिया जा सकता है? फॉर्म्स ऑफ कंपनसेशन, पहला है मॉनेटरी कंपनसेशन,
मेडिकल एक्सपेंसेस दिया जा सकता है। अगर उस पीड़िता का इनकम में कोई लॉस हुआ है, मतलब फाइनेंशियली लॉस हुआ है, तो वो उनको दिया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है तो वो उनको दिया जा सकता है। तो ये मॉनेटरी कंपनसेशन हो गया, ठीक है। फिर है मटेरियल असिस्टेंस। अगर उनका घर नहीं है उनके पास तो उनको घर दिया जाना चाहिए। अगर उसको काउंसलिंग की जरूरत है तो काउंसलिंग दिया जाना चाहिए। अगर उसको रिहैब की जरूरत है तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाना चाहिए। तो ये मटेरियल कॉम्पनसेशन के तौर पे हो गया। और तीसरा है रेस्टिट्यूशन बाय ऑफेंडर। ऑफेंडर रिपेज विक्टिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। अगर किसी अपराधी ने अपराध किया है तो उसको भी विक्टिम को पे करना पड़ेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे भी कंपनसेशन लिया जाता है। लीगल प्रोविजन क्या है? तो लीगल प्रोविजन है हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर। आप देखेंगे तो इसमें दिया है क्या? भारतीय न्याय संहिता का नहीं दिया है इसमें, मैं बता देता हूँ। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 396 में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके तहत कोर्ट के पास पावर है कि वो 10,000 से 10 लाख तक का जो है मुआवजा विक्टिम को दिलाए, ठीक है। कैसे दिलाए? विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के जरिए। कौन से अपराध में? तो रेप के अपराध में, सेक्सुअल ऑफेंस के अपराध में, एसिड अटैक के मामले में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में, चाइल्ड अब्यूज के मामले में, ठीक है। ये ऐसे चोरी चकारी वाले मामले में ये बीसीएस का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े अपराध में जहां विक्टिम बहुत लार्ज नंबर पे जो है लॉस को झेलते हैं, वैसे पे ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम लागू होता है, याद रखिएगा। आगे हमारा एक सवाल है 19वें नंबर पे है शायद, या 18वें नंबर पे, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, वो भी पूछा गया है, ठीक है। तो आगे हम डील करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा लीगल प्रोविजन हमने देख लिया। फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये है कि इन्होंने विक्टिम के राइट को प्रोटेक्ट किया है, रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। विक्टिम को बहुत सारे लॉस को सफर करने, ट्रॉमा को झेलने में थोड़ा सा मदद किया है, ठीक है। और ऑफेंडर को पनिशमेंट देने के साथ ही ये एक तरीके का विक्टिम के लिए सप्लीमेंट का काम करता है, ठीक है। यही इसका महत्व है। और लास्टली हमारा कंक्लूजन है, कंपनसेशन टू विक्टिम इज अ ह्यूमन एंड रिस्टोरेटिव अप्रोच ensuring that justice system protect both society and individual harmed by crime। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का, क्रिमिनलिटी इन प्रिजन। क्रिमिनलिटी इन प्रिजन का मतलब क्या है? जेल के अंदर अपराध, ठीक है। इसका मतलब यही होता है जैसे अपन बाहर में अपराध करते हैं, ठीक है। कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जो जेल के अंदर भी अपराध करते हैं, या उनकी मानसिक स्थिति जो होती है वो और गंभीर तौर पे काम करने लगती है। जैसे बाहर चोरी चकारी करता था और जेल में गया तो मर्डर वगैरह करने का जो है प्लान बना लिया, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उसको क्रिमिनलिटी इन प्रिजन कहा जाता है। तो क्रिमिनलिटी इन प्रिजन का मतलब है कैदियों के जेल में रहने के दौरान उनके साथ उनका आपराधिक व्यवहार का जो है डेवलपमेंट होना, ठीक है। या उनका जो कैपेसिटी था उसको और इंक्रीज करना अपराध के लेवल पे, ठीक है। तो ये है क्रिमिनलिटी इन प्रिजन। किसी ने कालिया मूवी देखा हो अमिताभ बच्चन का, तो आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जो है पहले कल्लू रहता था, ठीक है। मतलब कल्लू एक तरीके से इनोसेंट पर्सन था, एकदम बकलोल टाइप का, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, मस्त वो फादर के साथ जो है ठेला पे सामान वगैरह बेचता है, ठीक है। उसको किसी फॉल्स केस में फंसा दिया जाता है और वो चला जाता है जेल, ठीक है। जेल में वो बड़े बड़े अपराधी से मिलता है और जब बाहर निकलता है तो वही इनोसेंट कल्लू बहुत बड़ा जो डॉन है वो कालिया के तौर पे बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये वो बंदा जेल में गया, मतलब उस टाइम पे वो बहुत मामूली सा आदमी था और जब जेल से बाहर निकला तो बहुत बड़ा डॉन बन के निकला, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्रिमिनलिटी इन प्रिजन है। मतलब जेल के अंदर उसने
अपने आप को क्रिमिनल बिहेवियर के फील्ड में डेवलप किया। ठीक है, तो ये है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गंदी बात है। ठीक है, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। Criminality in prison refers to the continuation, increase or development of criminal behavior among prisoner during incarceration। मतलब जेल के दरमियान, ठीक है, कैदियों के जेल में रहने के दरमियान जो उनके आपराधिक बिहेवियर में डेवलपमेंट होता है वही क्रिमिनलिटी इन प्रिजन कहलाता है। ठीक है, प्रिजन आर मींट फॉर पनिशमेंट एंड रिफॉर्म बट दे कैन समटाइम फॉस्टर क्रिमिनल टेंडेंसीज। ठीक है, वैसे तो प्रिजन बनाया गया था पनिशमेंट और रिफॉर्म के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रिजन को मतलब क्रिमिनल बिहेवियर के क्लासेस के तौर पे देखने लगते हैं कि भाई जेल गया मतलब बहुत बड़ा गुंडा बन के निकलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो ऐसे ऐसे लोगों से मिलेगा जो उसको बहुत बड़ा अपराधी बना देगा। ठीक है, तो ऐसा, हालांकि ये प्रिजन सिस्टम बनाया गया था पनिशमेंट और रिफॉर्म के लिए, लेकिन कई बार पनिशमेंट और रिफॉर्म के बदले वो बंदा और मतलब घिस के आता है अंदर से और बड़ा सा अपराधी बन के आता है, ऐसा भी होता है कई बार। क्रिमिनल्स में लर्न न्यू क्राइम्स और स्ट्रेंथन क्रिमिनल नेटवर्क वाइल इन जेल। ठीक है, कुछ क्रिमिनल ऐसे होते हैं जो जेल में जाने के बाद और नए नए अपराध सीखते हैं, उसके लिए वो कॉलेज हो जाता है अपराध का। ठीक है, और वहीं से वो नेटवर्क बनाना शुरू कर देते हैं जेल से ही, और बड़े बड़े अपराध करने का जो है रणनीति तैयार करने लगता है। क्यों ऐसा होता है, कॉजेस क्या है? तो एसोसिएशन विद हार्डेंड क्रिमिनल, कोई भी छोटा मोटा अपराध करके गया है तो उसके लिए कोई अलग से सेल नहीं है, सभी को एक ही सेल में रखा जाएगा। अब एक ही सेल में रखा जाएगा तो उसमें बड़े अपराधी भी हैं, छोटे अपराधी भी हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे अपराधी को बड़े बड़े अपराधी के साथ उठना बैठना हो जाता है तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंस होगा तो फिर वो बड़े बड़े अपराध करने लगेगा। उसको पता है चोरी करने के लिए भी मुझे 3 साल का जेल हुआ है। ठीक है, किसी को मार दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल होगा, तो 7 साल ही बढ़ा ना, लेकिन पैसा तो ज्यादा मिलेगा, पैसा डबल। ठीक है, तो ऐसे में अपराध बढ़ेगा, तो ऐसा होता है। तो जब जेल में जाता है कोई बंदा तो उसका जो एसोसिएशन होता है वो क्रिमिनल के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बड़े बड़े अपने इनमेट्स के साथ। नेक्स्ट है ओवर क्राउडिंग एंड पुअर कंडीशन। कहीं ना कहीं जेल के अंदर भीड़ जो होता है वो बढ़ने लगा है, और जेल का जो सिस्टम है वो बहुत वीक है। ठीक है, पुअर कंडीशन है, कोई कहीं भी कुछ भी कर रहा है, न खाने का सिस्टम है न पीने का सिस्टम है। तो इससे क्या होता है, लोग मतलब स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण भी अंदर कई बार लोग अपराध कर देते हैं, या मतलब कुछ ऐसा नहीं चाहते हुए भी वायलेंस जो है होने लगता है जेल के अंदर। ठीक है, तीसरा है लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। हम कैदियों के लिए कोई रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, तो अक्यूज जो भी है, कैदी जो भी है, उसको मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता। ठीक है, जो जिसके कारण वो बाहर आ पाए, उसको क्राइम में ही इंटरेस्ट लगने लगता है। जब आप किसी को रिहैब नहीं करोगे, कोई प्रोग्राम नहीं रखोगे, तो वो वैसे ही सोचेगा ना जैसा उस में इन्वायरमेंट बना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी क्रिमिनलिटी इन प्रिजन का जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। फिर है गैंग कल्चर इनसाइड प्रिजन। जेल के अंदर भी बहुत सारे गैंग जो हैं वो एक्टिवेट हैं, और उनसे भी प्रभावित होकर लोग जो है वहां पे उनके सरगना को ज्वाइन करते हैं, और फिर ये कहीं ना कहीं क्रिमिनलिटी इन प्रिजन को आगे बढ़ाता है। करप्शन अमंग स्टाफ फैसिलिटेट्स क्राइम एंड इलीगल एक्टिविटी इनसाइड। जेल के अंदर जो है करप्शन भी बहुत है। अगर आपके पास पैसा है तो किसी भी जेल के स्टाफ को पैसा दे दो, आपका फोन आपको दे दिया जाएगा, आप घर वालों से बात कर सकते हैं। आप अगर जेल के किसी स्टाफ को पैसा दे दो तो आपको बाहर से बीड़ी सिगरेट ला के जेल के अंदर दे देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं करप्शन भी जिम्मेदार है क्रिमिनलिटी इन प्रिजन। अगर मैं पैसा देके किसी से जेल के अंदर ही ड्रग्स मंगाऊं
ठीक है, मैंने मंगा लिया, मैंने पी लिया, ड्रग्स ले लिया, अब मेरा माइंड हो गया मतलब धूमिल, अब मैं कोई भी अपराध कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने अपराध जेल के अंदर किए, लेकिन क्यों किए? क्योंकि हमने स्टाफ रखे हैं ऐसे करप्ट जो पैसा लेके ड्रग्स भी जेल के अंदर दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं करप्शन भी क्रिमिनलिटी इन प्रिजन का जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदार माना जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? तो इसका इफेक्ट ये होता है कि भाई जेल के अंदर जो है अपराधी जो है इंक्रीज्ड रेसिडिविज्म आफ्टर रिलीज। जो बंदा जेल के अंदर अपराध के बारे में अपनी प्रवृत्ति को डेवलप किया, वो बाहर आएगा तो आपको लगता है शांति से रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो बाहर भी अपराध करेगा, तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर प्रिजन के अंदर आपने उसको सही मतलब गाइडेंस या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम नहीं दिए हो तो। दूसरा है स्प्रीड ऑफ क्रिमिनल नॉलेज एंड स्किल्स। अगर वो बंदा अंदर में अपने क्रिमिनल बिहेवियर को डेवलप किया, उसने नए नए तरकीब सीखे क्राइम करने के, ठीक है, तो वो बाहर आएगा तो वो क्या करेगा? वो बाहर में भी लोगों को क्राइम करने का ही नॉलेज देगा, वो स्किल बताएगा लोगों को कि ऐसे किया जाना चाहिए, वैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका ही ये दुष्प्रभाव है। थ्रेटन्स प्रिजन सिक्योरिटी एंड सोशल सेफ्टी। ये कहीं ना कहीं सोशल सेफ्टी को भी थ्रेट करता है। हिंडर्स द रिफॉर्मेटिव पर्पज ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, जो हमारा जो रिफॉर्मेटिव पर्पज है इम्प्रिजनमेंट में डालने का, वो भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा अगर हम क्रिमिनलिटी इन प्रिजन को नहीं रोक पाए तो। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ न रख के अलग अलग सेल में अगर हम रखें तो हम अपराध को रोक सकते हैं। ठीक है, क्रिमिनलिटी इन प्रिजन को रोका जा सकता है। दूसरा है, अगर हम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम रखें एजुकेशन के तौर पे, वोकेशनल ट्रेनिंग के तौर पे या काउंसलिंग के तौर पे, तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड डिसिप्लिन अगर जेल के अंदर मेंटेन हो तो कहीं ना कहीं ये भी रुक जाएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन। जेल के अंदर जो कैदी हैं अगर उनके रहन सहन में बदलाव किए जाएं, इम्प्रूव किए जाएं, तो कहीं ना कहीं अपराध जेल के अंदर भी कम होने लगेंगे। रिफॉर्म ओरिएंटेड पॉलिसीज टू रिड्यूस प्रिजन क्रिमिनलिटी। जेल के अंदर जो क्रिमिनल मैनुअल के हिसाब से काम होता है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है और ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाए जाए जिससे क्रिमिनल प्रिजन के अंदर अपराध करने के बारे में सोचे तक नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसे पॉलिसी बनाया जाए तो हम कहीं ना कहीं क्रिमिनलिटी जो प्रिजन के अंदर हो रहे हैं उसको हम रोक पाएंगे। अब हमारा है लास्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? प्रिजन क्रिमिनलिटी अंडरमाइंस द रिफॉर्मेटिव पर्पज ऑफ इनकार्सरेशन। ठीक है, proper management, rehabilitation and supervision are essential to prevent inmate from becoming more criminal during imprisonment। ठीक है, प्रिजन क्रिमिनलिटी को अगर आपको रोकना है तो कहीं ना कहीं आपको जो है रिहैब करना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा। ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर में बताया, सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को अलग रखिए, अलग सेल में, हैबिचुअल ऑफेंडर को अलग सेल में रखिए, यंगर को अलग में रखिए, एजेड को अलग में रखिए। तो हम इस तरीके से अगर अलग अलग रखें तो कहीं ना कहीं हम अपराध को रोकने में जेल के अंदर अपराध को होने से रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रॉ, RAW। रॉ क्या है? तो रॉ एक भारत का जो है खुफिया एजेंसी है जो भारत के सुरक्षा से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना और उनका एनालिसिस करने का काम करते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से बाहरी खतरों को भारत में आने से रोकता है और भारत को अलर्ट करने का काम करता है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो हमारे पास खुफिया जानकारी का बहुत कमी था। ठीक है, तो उस समय पे हमें लगा कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो बाहरी
खुफिया जो सूचना है वो हम तक पहुंचाए और हमें उसके बारे में जानकारी दे। ठीक है, तो जब हमें ये 1965 भारत पाकिस्तान के वॉर के बाद हमें फील हुआ तो हमने इसका गठन किया। ठीक है, इसको गठन करने में, इसको फाउंड करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो रामेश्वर एन काव का है। ठीक है, ये ही वो बंदा था जिन्होंने रॉ को फाउंड किया था। ठीक है, इन्हीं को जो है फर्स्ट टाइम चीफ भी बनाया गया था। किसको? रामेश्वर एन काव को। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा था सिनॉप्सिस था, अब मैं पढ़ देता हूँ डिटेल में। RAW रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म है। रॉ इज इंडियाज फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1968 में। कब हुआ था? आफ्टर द इंडिया चाइना एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली, इंडिया में। इसको ऑपरेट कौन करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वहां से ये रॉ को ऑपरेट किया जाता है। रॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों लाया गया था रॉ? तो पहला, कलेक्ट इंटेलिजेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, जो इंटेलिजेंस इनपुट है, ठीक है, जैसे भारत में कोई मतलब कोई ऐसी घटना होने वाली है जो फॉरेन के किसी पावरफुल बंदे के द्वारा करी जानी है। ठीक है, तो उसका क्लू, उसका इनपुट जो है ये रॉ वाले ढूंढ के लाते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर ही इनका ये मेन फोकस होता है। तो फर्स्ट है कलेक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन कंट्री। दूसरा है काउंटर टेररिज्म एंड एंटी एस्पिनियोज ऑपरेशन। कोई ऐसे ऑपरेशन जो भारत के अंदर होने वाले हैं या कोई ऐसे टेररिस्ट एक्ट जो भारत के अंदर होने वाले हैं उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये रॉ जो है काम करता है। तीसरा है मॉनिटर एक्टिविटीज ऑफ हॉस्टाइल नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके एक्टिविटी को मॉनिटर करने का भी काम जो है हमारा रॉ करता है। जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, ऐसे कोई हॉस्टाइल नेशन जो हमारे भारत के अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है असिस्ट इंडियन पॉलिसी मेकिंग विद स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस। पांचवा है कोवर्ट ऑपरेशन अब्रॉड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। इसी पर्पज और फंक्शन के साथ जो है रॉ को लाया गया था। इसका की फीचर क्या है? तो ये फॉरेन इंटेलिजेंस से डील करते हैं, इसका डोमेस्टिक पॉलिसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, रॉ को डोमेस्टिक पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, मतलब बाहरी सुरक्षा के लिए ये काम करते हैं। ये जो काम करते हैं वो सीक्रेटली करते हैं और कॉन्फिडेंशियली करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, हम आपने किसी ने फैमिली मैन देखा होगा। ठीक है, तो मनोज वाजपेयी का जो रोल है उसमें रॉ का ही है। ठीक है, वो उसके बीवी तक को नहीं पता है कि वो उसका पति क्या काम करता है। अब समझो, रॉ वाले ऐसे काम करते हैं। उसकी वाइफ को, उसके बच्चे को तो आपने फैमिली मैन 3 जब देखोगे तब उसमें उसके बच्चे को पता चलता है कि उसके पापा जो हैं वो रॉ में है, मतलब देश के सुरक्षा के लिए इंटरनली का सीक्रेट एजेंट है ऐसा। तो ऐसे लोग होते हैं, तो ये जो काम करते हैं वो वर्क सीक्रेटली एंड कॉन्फिडेंशियली। ठीक है, इनका काम जो एकदम सीक्रेट रहता है, किसी को पता नहीं चलता कि ये रॉ वाला है। और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट विद मिलिट्री एंड अदर इंटेलिजेंस एजेंसी। ये रॉ वाले जो हैं इनका मिलिट्री के साथ और अदर जो भारत के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं काम कर रहे हैं, जैसे सीबीआई हो गया या आपका और भी जो एसआईटी वगैरह काम करते हैं गठन करके, उस सबको जो है ये कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है रॉ का? तो ये एक्सटर्नल थ्रेट को रोकता है, इस और भारत को जो है प्रोटेक्ट करता है। नेशनल सिक्योरिटी में भारत के लिए मददगार है। ठीक है, और काउंटर टेररिज्म और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के लिए ये रॉ जो है बहुत सपोर्ट करते हैं। कंक्लूजन क्या है? तो रॉ इज अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, focusing on foreign intelligence and counter terrorism.
है हमारा हैबिचुअल क्रिमिनल। हैबिचुअल क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? आदतन अपराधी, जिसका आदत ही है अपराध करना, मतलब उसको डेली करना है या रिपीटेड बार बार वो अपराध करता है। तो वैसे लोग जो बार बार अपराध करते हैं और जिसका आपराधिक व्यवहार लगातार प्रवृत्ति के हिसाब से उसका दिखता है कि ये कंटिन्यूअसली अपराध करते हैं, ठीक है, तो वो हैबिचुअल क्रिमिनल कहलाते हैं। So habitual criminals are person who repeatedly commit crime and show a persistent tendency towards criminal behavior। ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था आपको। इसका मीनिंग क्या है? क्राइम बिकम्स अ हैबिट और वे ऑफ लाइफ फॉर सच इंडिविजुअल। ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, जो डेली अपराध करते हैं उनका ये आदत है या उनके जीवन शैली में ही आता है कि भाई हमें अपराध करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा। दे आर ऑफ्टन रिपीटेड ऑफेंडर, ठीक है, ये जो अपराधी होते हैं वो रिपीटेड अपराधी होते हैं, ये मतलब बार बार अपराध करते हैं और इसमें रिफॉर्म की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि वो बार बार अपराध करता है तो उसको कैसे आप रिफॉर्म कर लेंगे। और रिफॉर्म की संभावना ऐसे लोगों में है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या जो यंग ऑफेंडर है, ठीक है, या जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, या ऐसे लोग जो परिस्थिति वश अपराध कर बैठे हैं, ठीक है, तो वैसे लोगों में रिफॉर्म की संभावना है जिसको हम प्रोबेशन पे छोड़ते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा, ठीक है। जो हैबिचुअल है उसको तो रिफॉर्म करने की भाई कोई गुंजाइश नहीं है, 99% केस में तो नहीं ही होगा, एक आध परसेंट ऐसे होंगे जो होता है ना, मतलब उंगली माल डाकू से सीधा सिद्धार्थ बन जाए, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नेक्स्ट है आपका हैबिचुअल क्रिमिनल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है? तो वो फ्रीक्वेंट इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है, उनका वो हमेशा जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में संलग्न होते हैं। लैक ऑफ मोरल रिस्ट्रेंट और रिगार्ड फॉर लॉ, इनके अंदर जो है मोरल रिस्ट्रेंट की कमी होती है, ठीक है, और इनको लॉ से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कानून बना है तोड़ने के लिए, ऐसा उनका मानना होता है। Often experienced and skilled in crime, resistance to rehabilitation or correction may be organized or part of criminal gang, ठीक है, जो रेगुलर अपराधी होते हैं वो हो सकता है किसी क्रिमिनल गैंग के लिए भी काम करता हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड वे में भी काम करता हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है संभावना है, कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। कॉज, क्यों ऐसे हैबिचुअल अपराधी होते हैं, क्यों होता है? तो पुअर फैमिली एंड सोशल इन्वायरमेंट, जो अपराधी है अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत गरीबी से जूझा हुआ है तो वो अपराधी हो सकता है, ठीक है। फिर सोशल एनवायरनमेंट, वो जिस समाज में रह रहा है वहां पे अपराध को एक तरीके से मतलब यूजुअल लिया जाता है कि भाई आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा कोई इन्वायरमेंट में कोई बच्चा पलेगा या बढ़ेगा तो वो अपराधी तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं ये भी कॉजेस हैं। तो पुअर फैमिली भी एक कॉज हो गया, सोशल इन्वायरमेंट दूसरा कॉज हो गया, तीसरा है पोवर्टी, ठीक है, गरीबी, चौथा है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, पांचवा है अर्ली एक्सपोजर टू क्राइम, क्राइम से उसका बहुत जल्दी सामना हो गया। नेक्स्ट है पर्सनालिटी ट्रेट्स एज इम्पल्सिवनेस और अग्रेशन, मतलब वो जब बच्चा जो है उसके स्वभाव में ही है, वो अग्रेसिव हो जाता है, उसको आप कुछ भी बोल दो वो तुरंत मतलब गुस्से में आ जाता है। तो ऐसे भी जो ट्रेट्स होते हैं जिसके कारण अपराध होता है, तो ये भी एक कॉजेस हैं। इसका लीगल रिकॉग्निशन जो है आपके भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है, जिसके लिए पनिशमेंट के बारे में दिया गया है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है सोसाइटी पे? तो सोसाइटी पे पहला इफेक्ट तो ये होता है कि क्राइम रेट सोसाइटी का बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर को भी थ्रेट रहता है कि कभी भी बिगड़ सकता है। लोग जो हैं वो फियर में रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, ठीक है, और क्रिमिनल नेटवर्क को जो है बहुत इनकरेज होता है वो लोग, ठीक है, उनको जो है क्रिमिनल नेटवर्क बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारे साथ इतने क्रिमिनल हैं तो अपन नेटवर्क के हिसाब से काम करते हैं,
तो ये लोग जो है क्रिमिनल नेटवर्क भी बना लेते हैं। तो हैबिचुअल क्रिमिनल जो होते हैं उसका एक इफेक्ट ये भी होता है। इसको हम रोक कैसे सकते हैं? तो इसको हम रोक सकते हैं, पहला, सेग्रीगेशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर फ्रॉम माइनर क्रिमिनल। ठीक है, पहले वाले भी सवाल में हमने डील किया था कि अगर हम माइनर क्रिमिनल को, जो छोटे मोटे अपराध किए उसको अलग जगह पे रखे हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर को अगर हम अलग अलग जगह पे रखें, तो हम कहीं ना कहीं हैबिचुअल क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर, मतलब कम कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, अगर हम ट्रेनिंग वगैरह दें तो हम कहीं ना कहीं हैबिचुअल क्रिमिनल को भी सुधार सकते हैं। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, अगर हैबिचुअल ऑफेंडर को जेल में रखे हैं तो उसको स्ट्रिक्ट मॉनिटर कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म, सोसाइटी के हिसाब से भी रिफॉर्म करना उस सब चीज को जरूरी है, तभी हम कहीं ना कहीं हैबिचुअल क्रिमिनल को हैबिचुअल क्राइम करने से रोक पाएंगे। कंक्लूजन, habitual criminals are persistent threat to society, requiring a combination of legal action and supervision and reformative measures to reduce रेसिडिविज्म। ठीक है, हैबिचुअल क्रिमिनल से दोबारा अपराध न हो, ठीक है, उसको अपराध के रास्ते से बाहर लाने के लिए आपको रिफॉर्मेटिव मेजर्स को अपनाना पड़ेगा। पनिशमेंट जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप कहीं ना कहीं हैबिचुअल ऑफेंडर को रोक पाएंगे अपराध करने से। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। ये एक तरीके का थ्योरी है, ठीक है, जिसको प्रोपाउंड किया था एडविन एच सुदरलैंड ने। ठीक है, ये थ्योरी बताता है कि कैसे आपराधिक व्यवहार जो है दूसरों से सीखा जाता है। ठीक है, इस थ्योरी का मानना है कि क्राइम करना जो है ना वो सीखा जाता है, वो माँ बाप से आप इनहेरिट नहीं करते हो, और ना ही उसका कोई बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। ठीक है, कि आपके पास एग्रेशन है तो आपने मार दिया, मतलब बायोलॉजिकल था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, ना माँ बाप से वो आपने इनहेरिट किया है, ये आप सोसाइटी में सीखते हो। ठीक है, मतलब क्राइम सीखा जाता है। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी का मेन सिद्धांत ये है कि इसमें इसका मानना है कि क्राइम सीखा जाता है। ठीक है, जब आप सोसाइटी में किसी के साथ रहोगे जिसने अपराध किए हैं, तो आप उससे जो सीखे आप फिर उसको आजमाओगे और फिर आपसे अपराध होगा। तो अपराध को लर्न किया जाता है, नॉट इनहेरिटेड और नॉट बायोलॉजिकल डिटरमाइंड। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था एडविन एच सुदरलैंड ने। मैं पढ़ के बता देता हूं। द डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय एडविन एच सुदरलैंड। इट एक्सप्लेन हाउ क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्नड थ्रू इंटरेक्शन विद अदर। मतलब यहाँ पे क्रिमिनल बिहेवियर दूसरों से सीखा जाता है। ठीक है, मेन आइडिया क्या है? क्राइम इज लर्नड, मतलब क्राइम सीखा जाता है, नॉट इनहेरिटेड, मतलब माँ बाप से आप इसको इनहेरिट नहीं कर रहे हो, और बायोलॉजिकल डिटरमाइंड, ना ही ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन से आता है। ठीक है, इंडिविजुअल लर्न वैल्यूज टेक्निक एंड मोटिव्स फॉर क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, जिसके साथ वो रह रहे हैं वो उनसे क्रिमिनल क्राइम करने के टेक्निक सीखते हैं, उनसे मोटिव सीखते हैं कि भाई गुस्से में मारा जाता है तो ये भी गुस्से में मार देगा। ठीक है, ऐसा। तो ये इसका सिर्फ एक 3 लाइन याद रखना है हमेशा। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी का मानना है कि क्राइम सीखा जाता है, क्राइम बायोलॉजिकल इनहेरिटेड नहीं होता। ठीक है, और ना ही बायोलॉजिकल डिटरमाइंड होता है। ये आप सोसाइटी के उन लोगों से क्लोज एसोसिएशन से सीखते हो, उसके क्राइम करने के वैल्यूज को, क्राइम करने के टेक्निक्स को, क्राइम करने के पीछे के मोटिव्स को आप सीखते हैं। ठीक है, इसका की प्रिंसिपल क्या है? इसका की प्रिंसिपल है
लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन, ठीक है। ये अपराध करने का जो कला है वो आप इंटरेक्शन से सीखते हो, ठीक है, किसी और से। क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्नड फ्रॉम अदर्स, मैंने पहले ही बताया। दूसरा है फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, द लॉन्गर एंड मोर इंटेंस द एसोसिएशन विद क्रिमिनल द हायर द चांस ऑफ ऑफेंडिंग। ये बोलता है कि आप जितने दिन वैसे एसोसिएशन के साथ रहोगे जो क्रिमिनल है, आप उसी हिसाब से अपने क्राइम में स्किल्ड हो जाओगे, ठीक है। तो सही बात है ना, आप क्रिमिनल के गैंग में या किसी एसोसिएशन में जितने ज्यादा लंबे समय से आप रहोगे उनके साथ, आप उसी हिसाब से वहां पे स्किल डेवलप होगा ना आपका, ठीक है। तीसरा है ट्रांसमिशन ऑफ मोटिव्स एंड टेक्निक, स्किल्ड एंड जस्टिफिकेशन फॉर क्राइम आर पास्ड ऑन। Excess of definition, crime occurs when the influence favoring law violation exceeds influence favoring law obedience। ये बोल रहा है कि जब आप अपराध नहीं करते हो, ठीक है, मतलब अपराध तब होता है जब कानून तोड़ने के पक्ष में ज्यादा प्रभाव हो, ठीक है, और कानून मानने वाले के पक्ष में बहुत कम प्रभाव हो, ठीक है। मतलब कानून अगर आप तोड़ते हैं तो आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर आप कानून को मानते हो तो आपको उस समय पर ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा बहुत तो नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में ये डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जो है वो अप्लाई होता है। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम, बोथ माइनर एंड सीरियस क्राइम कैन बी लर्न। ये थ्योरी बोलता है कि छोटा भी क्राइम आप सीख के करते हैं, बड़ा क्राइम भी आप सीख के करते हैं, ठीक है। तो ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम जो है इसके अंदर कवर होता है। क्यों? कॉजेस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, क्यों होता है ये अपराध, ठीक है, क्यों लोग अपराध करते हैं? तो फिर यही है कि भाई आप ऐसे ग्रुप में रह रहे हो जहां पे आपको अपराध के बारे में बताया जाता है, तो आप भी प्रेशर में आके इन्फ्लुएंस होकर अपराध करते हो। कहीं ना कहीं आप के जो सोसाइटी है, आपकी जो कम्युनिटी है, वहां का इन्वायरमेंट जो है वो क्राइम को सपोर्ट करता है, इसीलिए अपराध करते हैं आप, ठीक है। और क्रिमिनल सब कल्चर का एक्सपोजर आपके पास है, आप जहां पे रह रहे हो वहां पे आपको लगता है कि अपराध ही आपको सरवाइव करने का मेन जो है वो है, मतलब स्ट्रेटेजी है। तो आप फिर अपराध ही करोगे, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म भी हुआ था इसका कि इग्नोर्स बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये जो थ्योरी है मैंने पहले भी बताया था, प्रिवेंटिव थ्योरी, या आपको जो दो चार स्कूल के बारे में भी बताया था, नियो क्लासिक स्कूल, क्लासिक स्कूल, जितने भी थ्योरी हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जूरिस्ट के अपने ओपिनियन है, अपने थॉट्स हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है, ये भी एक थॉट है किसका, एडविन एच सुदरलैंड का। तो अब किसी का थॉट किसी को गलत लगेगा ही। मैं मानता हूं कि भाई अक्यूज्ड को आपने सजा दे दिया, जस्टिस हो गया। किसी और का मानना है कि नहीं, अक्यूज्ड को सजा देना जस्टिस नहीं है, विक्टिम को कंपनसेशन देना जस्टिस है, ठीक है। कोई तीसरा आएगा कि भाई दोनों को न्याय मिलना चाहिए, तो एक को जेल भेज दो, एक को कंपनसेशन दे दो, तब न्याय होगा। सबका अपना अपना थॉट है, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा कि भाई अक्यूज्ड को जेल भेज दिया तो ही ये न्याय है, ठीक है, विक्टिम की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अक्यूज ने किया, अक्यूज ने भरा, हो गया, खत्म, न्याय हो गया ना, ठीक है। तो अब जो विक्टिम के फेवर में है वो मेरा क्रिटिसिज्म करेगा, ठीक है, कि ये सिर्फ एक अक्यूज्ड की बात करता है, विक्टिम की बात करता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये होता है क्रिटिसिज्म। तो जो भी किसी ने भी कोई थ्योरी बनाई होगी या किसी ने भी कोई स्कूल बनाया होगा, सभी का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होगा, ठीक है। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसके जो मतलब निगेटिव कमेंट वाले हैं लोग, वो मानते हैं कि ये जो थ्योरी है ये बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर को कंसीडर नहीं करता है। सही बात है ना, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि ये बोलता है कि भाई अपराध जो है किसी से सीख के किया जाता है, अपराध में कोई बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है।
तो लोगों को लगता है कि भाई ये साइकोलॉजिकल फैक्टर को इग्नोर कर रहा है, बायोलॉजिकल फैक्टर को इग्नोर कर रहा है, तो इसीलिए ये थ्योरी सही नहीं है। तो ये एक तरीके से क्रिटिसिज्म का पार्ट है, ठीक है। दूसरा है डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई लर्निंग एंड एसोसिएशन। इस थ्योरी का जो अपोजिट पार्टी है, वो उनका मानना है कि ये जो बोलता है कि भाई तुम सीख के अपराध करते हो, तो कैसे आप डिसाइड कीजिएगा कि कितना सीखा है उसने और किससे सीखा है। डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई लर्निंग एंड एसोसिएशन, उसमें आप बता ही नहीं रहे कि किससे कितना सीखेगा तो अपराध करने लगेगा इंसान, ठीक है। तो उसका कोई उसमें क्वांटिफिएबल मतलब ये नहीं दिया है सिस्टम। तीसरा है ओवर एम्फसाइजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स निग्लेक्टिंग पर्सनल चॉइस, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई इस थ्योरी ने सिर्फ इन्फ्लुएंस के बारे में बताया कि लोगों से प्रभावित हो गए, लोगों से सीख के ही अपराध करता है, और पर्सनल जो चॉइस होता है उसको नजरअंदाज कर दिया है। मेरा मन है कि मैं उसको मार दूं, ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल चॉइस हो गया। अब आप बोल रहे हो कि आपने किसी से सीखा, तो सीखा तो वो अलग बात है, लेकिन पर्सनल चॉइस भी तो हो सकता है ना, लेकिन आपने उसको नजरअंदाज कर दिया है, तो ये क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पर इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ था। लास्ट है कंक्लूजन। द डिफरेंशियल थ्योरी the differential association theory emphasize that crime is learned behavior, ठीक है। ये मैंने शुरू में भी बताया था। स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, पीर ग्रुप्स एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर का सवाल, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, ठीक है। विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो है एक तरीके का भारत सरकार का स्कीम है, ठीक है। क्यों क्यों विक्टिम जो होती है किसी भी अपराध से पीड़ित जो लोग होते हैं उसको विक्टिम बोलते हैं, तो उनको जस्टिस देने के लिए एक तरीके से जो है ये विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम लाया गया था, ठीक है। अपराध के पीड़ितों को फाइनेंशियली और मटेरियली, ठीक है, मदद देने के लिए बनाया गया एक स्कीम है, जिससे वो विक्टिम को न्याय मिल सके और रिहैब हो सके। इस विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम को बीएनएसएस के सेक्शन 396 में डिफाइन किया गया है, जिसमें विक्टिम को 10,000 से 10 लाख तक का कॉम्पनसेशन देने का प्रावधान किया गया है। कुछ ऐसे मामले हैं जहां पे विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो है अट्रैक्ट होता है, जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप हो गया, गैंग रेप हो गए, पॉक्सो हो गया, एसिड अटैक हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, चाइल्ड अब्यूज हो गया। ऐसे मामलों में विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत विक्टिम को कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट के तरफ से दिलाया जाता है, ठीक है। पढ़ देता हूं मैं। द विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इज अ लीगल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड फाइनेंशियल और मटेरियल रिलीफ टू द विक्टिम ऑफ क्राइम इंश्योरिंग जस्टिस एंड रिहैबिलिटेशन। मैंने शुरू में भी बताया था कि किसी भी अपराध होने के बाद अपराधी को सजा दे देना न्याय नहीं है, विक्टिम को भी न्याय मिले ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए। तो उसी के तहत विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था, ताकि विक्टिम को भी कॉम्पनसेशन देके उस परिस्थिति में लाया जा सके जिस परिस्थिति में अपराध होने से पहले वो विक्टिम रही थी, ठीक है। मीनिंग क्या है, एम्स टू सपोर्ट विक्टिम ऑफ सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, रेप, एसिड अटैक एंड चाइल्ड अब्यूज, मैंने पहले बताया था। recognize the right of victim to receive help irrespective of the offender's punishment। ऑफेंडर को, अक्यूज्ड को कितना पनिशमेंट मिला है इससे कोई मतलब नहीं है, विक्टिम के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको हेल्प किया जाए, इसके लिए विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोवाइड रिलीफ फॉर फिजिकल, एजुकेशनल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल लॉस। दूसरा, इंश्योर रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम। तीसरा, इनकरेजेस रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम बाय रिड्यूसिंग विक्टिम सफरिंग। चौथा है सप्लीमेंट प्यूनिटिव मेजर्स बाय एड्रेसिंग द इम्पैक्ट ऑन विक्टिम। ये तीन चार जो है ऑब्जेक्टिव है जिसके कारण
विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम को लाया गया था। मैंने लीगल बेसिस बता दिया, सेक्शन 396 ऑफ बीएनएस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन, कितने तौर पे किस 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 फॉर्म में आप कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। तो मेडिकल के लिए आप फाइनेंशियली एक्सपेंस दे सकते हैं, कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। ठीक है। उनका अगर नौकरी नहीं है, ठीक है, लिवलीहुड का भी प्रॉब्लम है, तो उनको फाइनेंशियली हेल्प कीजिए, कॉम्पनसेशन दीजिए। काउंसलिंग के तौर पे भी आप कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। ठीक है। रिहैब के लिए उनको अगर कहीं घर की जरूरत है तो आप वो भी देके उनको असिस्ट कर सकते हैं, या फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन एंड और शेल्टर इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में महिलाओं को शेल्टर देने का भी प्रावधान विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत किया गया है। ठीक है। क्या जरूरत था, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस की जरूरत थी, जिसके कारण इसको रिकॉग्नाइज किया गया और विक्टिम कंपनसेशन स्कीम लाया गया। रेड्यूस ट्रॉमा एंड इकोनॉमिक बर्डन ऑन विक्टिम, ये जब से आया विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, इससे महिलाओं के ऊपर या जो भी विक्टिम है उनके ऊपर बर्डन कम किया गया। ठीक है भाई, आप कंपनसेशन दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिकली वो सस्टेन कर पाएगी लाइफ को। ठीक है। और ट्रॉमा से बाहर आने में उसको मदद मिलेगा। प्रोमोट सोशल जस्टिस और हेल्प मेंटेन ट्रस्ट इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर आप महिलाओं को या कोई भी विक्टिम है उनको कॉम्पनसेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर उस विक्टिम का जो ट्रस्ट है वो मेंटेन रहता है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं आप। द विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इज रिहैबिलिटेटिव एंड ह्यूमेन अप्रोच इन क्रिमिनोलॉजी, emphasizing that justice system protect both society and the individual affected by the crime। ठीक है। जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करता है और उस अफेक्टेड इंडिविजुअल को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अक्यूज के साथ साथ। तो ये हो गया हमारा 17वां सवाल। 18वां सवाल है हमारा जेल मैनुअल। जेल मैनुअल एक ऐसी संहिता है, ऐसा एक रूल बुक है जिसमें जेल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए बनाया गया एक मतलब बुक है, जिसमें जेल के अंदर कैसे रखा जाए, कैसे काम होगा, कैसे प्रोसीजर होंगे, कैसे अक्यूज को बाहर छोड़ा जाएगा, कैसे पेरोल दिया जाएगा, कैसे फर्लो दिया जाएगा, कैसे खाना मिलेगा, कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सारी चीजें जेल मैनुअल के अंदर होती है। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा पुलिस मैनुअल, पुलिस मैनुअल का मतलब पुलिस के लिए बनाया गया कानून जो भी होगा सब उस मैनुअल में होगा। वैसे ही जेल का भी अपना एक रूल बुक है, अपना एक ग्रंथ है। जैसे हम लोगों का भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जिसमें सभी कानून बनाए गए हैं, उसके हिसाब से हम गवर्न होते हैं। वैसे ही जेल अथॉरिटी जो होते हैं वो जेल मैनुअल के हिसाब से काम करते हैं। जेल मैनुअल में पूरा प्रोविजन बताया गया है कि कैसे अथॉरिटी काम करेंगे, कैसा हायरार्की होगा, कौन ऑफिसर होंगे, कौन सुपरिटेंडेंट होंगे, कौन उससे जूनियर होगा, कौन उसमें मतलब कैसे व्यवस्था रहेगा, कैसे अक्यूज से उसके फैमिली मिल पाएंगे। ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर रूल रेगुलेशन जो है जेल के रिगार्डिंग जेल मैनुअल में होता है। ठीक है। और ये जो जेल मैनुअल है इसका मेन मोटो यही था कि भाई प्रिजन के अंदर हम डिसिप्लिन मेंटेन कैसे कर पाए, उसके लिए बनाया गया था। प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे किया जाए प्रिजनर के साथ, उनको रिफॉर्म करने का अगर जरूरत है तो कैसे उसको किया जाएगा, कैसे हम फरलो देंगे, कैसे हम पैरोल देंगे, कैसे हम बेल पे किसी को छोड़ा जाता है तो कैसे छोड़ेंगे, ये सारी चीजें उसमें गाइडलाइन के साथ स्टाफ के ड्यूटी के बारे में है, प्रिजनर मैनेजमेंट के बारे में है, सिक्योरिटी मेजर्स कैसे लिए जाएंगे, ये सारी चीजें जेल मैनुअल के अंदर गवर्न किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। A jail manual is a comprehensive guide for the administration and management of prisons. In it provides rules, procedure and regulation for the proper functioning of jail। ठीक है।
ये क्या करता है, तो ये लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क देता है, किनको, प्रिजन अथॉरिटीज को, ठीक है। क्यों देता है, ताकि वो डिसिप्लिन और सिक्योरिटी मेंटेन कर पाए प्रिजनर्स के बीच। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डिसिप्लिन एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कहाँ पे, प्रिजन के अंदर, ठीक है। ये इंश्योर करना कि हर प्रिजनर के साथ इक्वल व्यवहार हो अकॉर्डिंग टू लॉ, तो ये भी जेल मैनुअल में है। फिर रिहैब कैसे किया जाए उसके बारे में भी है, ठीक है। और गाइडलाइन भी है स्टाफ के लिए, कैसे वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे, प्रिजनर मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें जेल मैनुअल में है, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, तो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। ह्यूमन ट्रीटमेंट हो, रिहैब हो प्रिजनर का, इसको प्रमोट करने के लिए भी जरूरी है, ठीक है। जेल के अंदर करप्शन अगर होता है तो उसके बारे में भी उसमें प्रावधान है, उसके लिए उसको जो है सजा का भी प्रावधान है जेल मैनुअल में, ठीक है। लास्टली कंक्लूजन क्या है, तो जेल मैनुअल इज अ वाइटल टूल इन क्रिमिनोलॉजी, ensuring that prisons are well managed, secure and reform oriented, balancing punishment with prison welfare। ये हो गया हमारा 18वां सवाल।